रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं और जिस शख्सियत से मैं आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूं वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है आरपीएस ग्रुप, या वो स्कूल है या वो संस्था है जिसने अपने पूरे संघर्षों की कहानी एक लंबी फहरिस्त है उस इंसान की। आज उनसे हम बात करेंगे अरविंद कुमार सिंह से कि कैसे एक कमरे से, एक छोटे से स्कूल से लेकर एक बहुत बड़े एम्पायर की ओर हैं। एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि एक धरोहर के रूप में वो सामने हैं, समाज में हैं, और हर समय जो एक नई मोर्चा होती है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, तमाम चीज़ों की एक नया इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे जनरेट होना चाहिए, क्या जिला को हम बेहतर दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं। सब कुछ होगा, उनसे बात भी होगी और जानने की कोशिश करेंगे जो ये एक लंबी फहरिस्त है संघर्षों की, उस पर भी रोशनी डालेंगे। क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन सिस्टम में, क्या नया बदलाव है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है जो बच्चों के ऊपर है, जो केंद्रित है मोबाइल फ़ोन का जो सबसे बड़ा लत है जो बच्चों से छूट नहीं रहा है, इन पे वो कैसे गार्जियंस को हैंडल करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चैनल में। धन्यवाद रजनीकांत जी। एक बात जो हमने कही है कि लंबी फहरिस्त है संघर्षों की, और ये जो पूरा एम्पायर आपने खड़ा किया है विगत कई वर्षों में, जहाँ तक मैंने आपको बचपन से देखा होगा और आज मैं आपके सामने ही हूँ, और जो मेरी पत्रकारिता की अपनी अनुभव रही है, तमाम चीज़ें रही हैं। सबसे पहले आप जो हमारे दर्शक हैं उनको बताएं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष की कहानी रही वो कैसी रही। लगभग 36 साल हो गए, और इन 36 सालों में कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ या आप हो या कोई व्यक्ति हो, बिना स्ट्रगल किए, बिना संघर्ष के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है जी। और संघर्ष हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल को भी हाई करता है। और आपके पास अगर संघर्ष करने की क्षमता हो, डिसिप्लिन हो, लाइफ में ड्रीम्स हो, डेडिकेशन हो, डिटर्मिनेशन हो और कुछ पाने की इच्छा हो, तो मैं समझता हूँ कि संघर्ष करके ही आप इसे पा सकते हैं। और संघर्ष के द्वारा जो सफलता मिलती है वो स्थायी भी होती है। इनफैक्ट मैं 36 साल पीछे चला गया। 1988 का दौर था, मैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था और आई वाज जस्ट 22, और उसी साल हमने मात्र 7 कमरे में विद्यालय की शुरुआत की। मैं और मेरे बड़े भाई साहब ने मिलकर के इस विद्यालय की शुरुआत किया था। आप आर्यू चंद्रा जी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आर्यू चंद्रा सर की बात कर रहा हूँ। हमारे बड़े भाई हैं, हमसे 11 साल बड़े हैं जी। और बिल्कुल बड़े भाई ही नहीं बल्कि पिता समान हैं। तो हम लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया और बहुत ही स्ट्रगल किया। शुरुआत में कोई भी स्कूल में बहुत अधिक बच्चे नहीं होते हैं। हम लोगों ने 1-2 बच्चों से शुरुआत की और आज आरपीएस के कई सारे ब्रांच हैं। साथ ही साथ हमारा 2 स्कूल एफिलिएटेड है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने आरपीएस स्कूल सोहन को बिहारशरी में भी एक ब्रांच खोला है जी। और किडजी की भी हम लोगों ने शुरुआत की है। साथ ही साथ हम लोग बी फार्मा, डी फार्मा और साथ ही साथ नर्सिंग कॉलेज की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। हायर एजुकेशन में भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मुझे थोड़ा सा याद होगा तो सरकारी नौकरी के लिए भी आप प्रयासरत थे? ऑफ कोर्स, हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही। मैं 2 बार बैंक क्वालिफाई किया हूँ। एक बार जब मैंने ग्रेजुएशन पूरा किया था उस समय मैंने क्रैलिकर में क्वालिफाई किया था, 1985 का साल था जी। और सेकेंड ईयर मैंने 90 में क्वालिफाई किया जब मेरा पीजी पूरा हो गया था। तो मैंने बैंक का प्रोबेशनरी ऑफिसर का एग्जामिनेशन क्रैक किया था जी। और उसमें तो स्कूल काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इस फील्ड में आऊँ। अब मुझे याद है कि एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, डोंट ट्राई टू बी ए जॉब सीकर, ट्राई टू बी ए जॉब प्रोवाइडर। और इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा 1-2 नहीं बल्कि 400-500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, परिवार के रूप में आप लेकर चल रहे हैं, मिल रही है। और मैं तो समझता हूँ कि अगर मैं काउंट करूँ और भी लोगों को तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं लोग, क्योंकि इससे न सिर्फ टीचर्स, न सिर्फ नॉन टीचिंग स्टाफ, बल्कि ड्राइवर्स हैं या फिर प्यून हैं या फिर जितने भी रिपेयरिंग का काम करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़े हुए हैं। और इस स्कूल के द्वारा कई सारे लोगों का एक तरह से कह सकते हैं कि रोजगार मिल रहा है या मिल चुका है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। शिक्षाविद है तो सवाल भी मेरा वही होगा कि पूरा कोरोना काल आपने देखा है। हाँ। एक नया सेगमेंट, एक नया सेटअप, एक नया कल्चर, ये मोबाइल जो कल्चर आया है और कहीं ना कहीं ये फैमिली को भी प्रभावित कर रहा है। कोरोना काल एक तरह से बहुत ही एक्सपीरियंस वाला साल रहा था और इनफैक्ट उस साल में 2020 और 21 में खासकर एजुकेशन सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये 2 बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। लोग कह रहे हैं ना, आरोप ये लगता है कि स्कूल वालों ने मोबाइल तो थमा दिया, बच्चे मोबाइल से फ्रेंडली भी हो गए, अब बच्चों से मोबाइल को छुड़वाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब बच्चे काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं, अब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन।
और कोरोना के पहले हम लोग नहीं जानते थे कि ऑनलाइन क्लासेज क्या होती हैं, मोबाइल का क्या सदुपयोग होता है। उसके पहले तो हम लोग मानते थे मोबाइल बहुत ही ख़राब है, दुरुपयोग ज़्यादा होता था। और इनफैक्ट उस समय अगर कुछ हद तक एजुकेशन बचाया गया तो इस मोबाइल के थ्रू, टैब के थ्रू, आईपैड के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू। क्योंकि लगातार 2 साल तक बच्चों की पढ़ाई में बच्चे घर से नहीं निकले, और आप समझ सकते हैं कि बच्चों को स्कूल सिर्फ पढ़ा ही नहीं देता, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करवाती है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम लोगों ने काफ़ी एक्सपीरियंस किया और एक्सपेरिमेंट किया बच्चों के साथ। हम लोगों ने बच्चों को ना सिर्फ क्लास प्रोवाइड किया, बल्कि हमने बच्चों को पेंटिंग क्लासेस, लत भी तो नहीं छूट रहा है बच्चों का, सब कुछ दिया। बच्चों का लत भी नहीं छूट रहा है। हाँ, ये है, कहीं ना कहीं तो परेशानी है उस मोबाइल से, लेकिन मोबाइल को कम से कम प्रयोग करके, क्योंकि ऐसा मैं मानता हूँ कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। बिल्कुल। मोबाइल अगर बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छा भी है तो बहुत बुरा भी है, लेकिन हम लोग बच्चों को कहते हैं कि देखिए, गूगल के रूप में आपके पास एक टीचर है। गूगल इज़ द बेस्ट टीचर अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं भी किसी क्लास में होता हूँ, अगर कोई टॉपिक मुझे कुछ परेशानी होती है तो मैं बच्चों से पूछकर, गूगल से सर्च करके मैं बच्चों को बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चों से रिस्पॉन्सिबिलिटी छुड़ाने में भी मोबाइल पेरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल हो गया है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं, अगर वो नाश्ता करना चाहता है तो भाई चलो यूट्यूब देख लो, हम उससे बच जाएंगे। देखिए, मोबाइल ऐसा खराब चीज़ नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, उसके सदुपयोग पे है कि जैसे किसी भी चीज़ का अगर आप 24 घंटे मोबाइल में लगे रहेंगे तो बहुत सारी एक्टिविटी नहीं हो, किताब नहीं पढ़ पाएंगे। और आज भी मैं समझता हूँ कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आप किताबों को पढ़ते हैं तो वो सबसे अच्छा है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि CBSE ने सारी किताबें, NCERT सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कर दिया गया CBSE की साइट पर। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो मोबाइल और टैब पे आप पढ़ भी सकते हैं। मार्क्स और परसेंटेज को लेकर के अरविंद सिंह कितना एक्साइटेड होते हैं कि बच्चों का 90% आ जाए, 98% आ जाए? क्या इस रेस में आप भी हैं? देखिए, मैं इस रेस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि संस्थान में तो सारे बच्चों के माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे 95+ हों या 99% हो, 100% हो। इवन हमारी स्कूल के बच्चों ने भी 98.8% दिया है, और 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 98% दो बच्चों को रहा है, और करीब 75 बच्चे जो है 90 एंड अब लाए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मार्क्स किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए जो अपनी क्लास के टॉप 10 में आते थे और उन्होंने UPSC क्रैक किया। एक सफल बिजनेसमैन है, एक सफल इंजीनियर है, एक सफल डॉक्टर है। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन आप समझते हैं कि मुझे कुछ करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप जब किसी भी व्यक्ति की सफलता की कहानी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो सभी एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, एवरेज कैंडिडेट रहे हैं। आपने अनिल अग्रवाल का नाम सुना होगा, आप मेदांता के जो चीफ CEO हैं, और वो पटना से हैं, बिहार से हैं, वो 10th फेल हैं। तो आप समझ सकते हैं वो 10th फेल हैं, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई कि वो लंदन में रहते हैं, आज उनके पास सब कुछ है, और उन्होंने कई हजार लोगों को उन्होंने रोजगार दिया हुआ। मतलब मार्क्स के रेस में आप नहीं हैं, आप चाहते हैं एजुकेशन मिले, नॉलेज मिले। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को नॉलेज मिलना चाहिए, और नॉलेज बच्चा घर पर, स्कूल में, रोड पर हर जगह ले सकता है। अभी एग्जाम भी खेल के मैदान में CBSE का एग्जाम भी होना है। मैं आपको बता दूं कि मैं CBSE का सिटी कोऑर्डिनेटर भी हूँ और नालंदा सहोदया क्लस्टर का चेयरमैन भी हूँ। तो नालंदा कुछ सम्मान मिला है आपको? हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं नालंदा, नवादा, शेखपुरा का सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ, और मेरे जुरिस्डिक्शन में करीब 80 स्कूल्स ऐसे हैं जो कि CBSE से एफिलेटेड हैं। और 80 से उनका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर 1000 बच्चा भी एवरेज रखते हैं तो कम से कम 80,000 से 1 लाख बच्चे को हमें देखना होता है। और साल में 50 घंटे की ट्रेनिंग सभी प्रिंसिपल, सारे टीचर्स की मैं करवाता हूँ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। मेरा मानना है कि अगर किसी भी समाज का जो बेस्ट प्रोफेशन होता है वो टीचर्स होते हैं। टीचिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन। मगर सवाल ये है कि जो टीचर्स आप लोग हायर करते हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं, क्या उनकी दिली इच्छा होती है, या चूंकि अब कहीं नौकरी नहीं मिल पा रहा है, या इस तरीके से वो चले आते हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने देखा है कि अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि व्हाट इज योर एम, आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है। आप क्या बनाते हैं? इन द लिस्ट प्रोफेशन। आप क्या बनाते हैं? लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, आप सबसे पहले बच्चों को सही रास्ता दिखाइए, सफल इंसान बनाइए, बच्चे को अच्छा इंसान बनाइए। अगर बच्चे अच्छा इंसान बनेंगे तो वो सफल इंसान बनेंगे, सफल इंसान जिस किसी फील्ड में। मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि
कि आप सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाइए। जैसे मैं जानता हूँ रजनीकांत जी का पत्रकारिता आज भी उनका फर्स्ट और लास्ट लव है, तो रजनीकांत जी इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में सबसे अच्छा कर रहे हैं। आपके जो बिहाफ में आपके बेटे ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी शुरू कर दी है। देखिए क्या है कि विरासत तो संभालने के लिए किसी को आगे आना पड़ता है ना। मैं भी अभी 57 ईयर्स का हूँ, मेरा बेटा अभी 25 ईयर्स का है और उसने बीटेक इलेक्ट्रिकल में किया और प्लस बागिया में रवि से वो सिविल सर्विस की तैयारी भी कर रहा है, साथ ही साथ पार्ट टाइम अपना काम भी देख रहा है। और मैं एक बिल्कुल पारिवारिक आदमी हूँ और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा एक बेटा नहीं बल्कि 1.5-2 लाख बेटे बेटियां हैं। हमारे बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे अपने बेटे से या मेरे भतीजे से कहीं ज़्यादा प्यारे हैं। जब कोई बच्चा कुछ अचीव करता है, आकर मिलता है, पैर छू के प्रणाम करता है कि सर मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया, तो फिर आपको तो मुझे लगता है कि मैंने दुनिया में कुछ काम किया है। और यकीन मानिए कि जितनी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कम रिसोर्सेज में जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, मैं सभी बीइंग ए सिटी कोऑर्डिनेटर सभी प्रिंसिपल को, सारे टीचर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा। क्योंकि अगर टीचर्स नहीं हो तो बच्चों को सही गलत समझाने वाला कोई नहीं होगा। आज के टाइम में, आज के समय में वाइफ हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं, कर सकते हैं, बच्चों के पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चों का बहुत ही कम टाइम पेरेंट्स साथ स्पेंड होता है और करीब 6 से 7 घंटे बच्चे हमारे पास होते हैं। हम सभी शिक्षक, सारे प्रिंसिपल बच्चों का ना सिर्फ एकेडमिक देखते हैं बल्कि उनके फिजिकल एक्टिविटीज पर भी ध्यान रखते हैं, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसा हो, बच्चे को और क्या कर सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम लोग सारी एक्टिविटीज करवाएं ताकि हमारा बच्चा सर्वगुण संपन्न नागरिक बने। और हमारी जो हम लोग असेंबली में प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं, उस प्लेज का अर्थ ही है कि हम सभी रेस्पेक्ट करें एक दूसरे का और देश के एक योग्य नागरिक बने और एक सही नागरिक बने। तो हम सभी प्रिंसिपल का यही फर्ज बनता है कि हम बच्चों को एक अच्छा नागरिक तैयार करें। तो आप सुन रहे थे आरपीएस ग्रुप के चेयरमैन हैं अरविंद सर, और क्या कुछ का हर मुद्दों पर काफ़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, अपने स्ट्रगल की बात कही है, बच्चों को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है एक अच्छे सिटीजन का, इन तमाम विषयों पर भी बात हुई है। सीबीएसई बोर्ड का जो करिकुलम है, किस तरीके से वो 1 से 1.25 लाख बच्चों को देख रहे हैं, तो तमाम चीज़ें हैं, संघर्ष की कहानी है, सब कुछ है। देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।